हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मेरा नाम है अरुण और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11वीं के गणित विषय के बारे में। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आप सभी विद्यार्थियों को कक्षा 6 से लेकर 12 तक आपके स्कूल की समस्त पाठ्यक्रम आपको फ्री पढ़ाता है। इसके लिए आपको किसी भी व्यक्ति को कोई फ़ी देने की आवश्यकता नहीं है। ना ही आपसे कोई ये बोलने वाला है कि आप 3 या 4 वीडियो देखने के बाद इतना पैसा दीजिए, उतना पैसा दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की। आज हम लोग बात करेंगे अवकलज के बारे में। सीमा और अवकलज नाम का यह अध्याय है। इसकी प्रश्नावली 13.2, जिसमें सिर्फ आपसे अवकलज पूछे हैं। प्रथम सिद्धांत की मदद से निकालो या फॉर्मूले की मदद से निकालो। चलिए हल करते हैं। पहला प्रश्न, x बराबर 10 पर x का वर्ग माइनस 2 का अवकलन निकालिए। मैं आपको एक बात यहां बता देता हूं, जब तक आपसे ये ना कहा जाए कि आप प्रथम सिद्धांत का प्रयोग कीजिए, नहीं करना है। सीधी सीधी बात है, प्रथम सिद्धांत कैलकुलेटिव है। तो चूंकि मैंने माना कि ये fx है, fx कितना, x का वर्ग माइनस 2, इसका अवकलन करोगे किसी भी बिंदु x पर तो f डैश x कितना आ जाएगा, x के वर्ग का अवकलन। तो सर अगर x की घात n का अवकलन करते हैं तो n सामने आ जाता है और घात 1 कम हो जाती है ना। तो अगर मैं 2 का गुणा करूंगा सामने तो घात 1 कम हो जाएगी। अचर पद का अवकलन 0, तो 2 का अवकलन 0। क्लियर है क्या? ऐसा कुछ। तो f डैश x जो है वो वास्तव में 2x के बराबर है। और अगर मैं 2x के बराबर इसको लिखता हूं तो फिर मैं टेंशन फ्री रहता हूं। मुझे x बराबर 10 पे अवकलन निकालना है, तो x बराबर 10 का मतलब है जहां जहां x है वहां वहां 10। सो द आंसर इज 20। प्रश्न नंबर पहला सरल आसानी से। एक एक नंबर के सवाल होते हैं ऐसे सवाल, तो जब तक उसमें यह ना लिखा हो कि प्रथम सिद्धांत के द्वारा हो। अगर यही सवाल प्रथम सिद्धांत से होता तो शायद ये सवाल 4 नंबर का 3 नंबर का होता। खैर, x बराबर 1 पर x का अवकलन निकालिए। तो सीधी सीधी बात है, हमने माना इसका x का अवकलन fx बराबर 1 के साथ। तो क्या करेंगे, इसको ऐसे मान लेते हैं कि ये तो ऐसा है, fx बराबर x की घात 1। अब अगर मैं अवकलन निकालने जाऊंगा तो घात जो होगी वो सामने आ जाएगी और x की घात 1 कम हो जाएगी। वही फॉर्मूला x की घात n वाला। तो f डैश x जो होगा वो हो जाएगा 1 गुणा x की घात 0, f डैश x बराबर 1। मतलब ऐसा कि चाहे आप x बराबर 1 पर निकालो, x बराबर 2 पर निकालो, x बराबर 1000 पर निकालो, इसका जो अवकलन है वो सदैव 1 आएगा। ठीक है। वैसे हमने एक सूत्र पढ़ा भी था कि x का अवकलन सदैव 1 ही होता है। अगर ax नाम की एक संख्या है तो इसका अवकलन a हो जाएगा। जैसे 100x अवकलन 100, 200x अवकलन 200, 163 गुणा x अवकलन 163। चलिए, x बराबर 100 पर 99x का अवकलन निकालिए। तो हमने फिर से क्या माना कि ये fx है, कौन, 99x, इसी का अवकलन निकालना है। इसको 99 गुणा x की घात 1 बोल सकते हैं। क्या मैं यहां पर अवकलन निकालूं तो क्या आएगा, 99 तो बाहर, 1 सामने, x की घात 1 और कम कर दो, तो f डैश x बराबर 99 गुणा 1 x की घात 0। तो f डैश x जो है वो मिलेगा 99 के बराबर, क्योंकि x की घात 0 का मतलब 1 ही होता है। अब आपसे कोई पूछे कि x बराबर 100 पर, तो चाहे x बराबर 100 पर निकालो या x बराबर 2 पर निकालो, द डेरिवेटिव इज ऑलवेज कांस्टेंट इन दिस केस। मतलब जो अवकलज है वो 99 है, इसका x से कोई लेना देना नहीं है। x के वर्ग में अवकलन 2x था, उसका x से लेना देना होता है। x की घात 3 में अवकलन 3x का वर्ग होता है, उसका x से लेना देना होता है। चलिए, अभी तो सवाल आएंगे तब ऑटोमेटिकली बहुत सी चीज़ें और भी नई नई सामने आएगी। पहला प्रश्न, चौथा सवाल, उसका पहला प्रश्न जहां आपको अब थोड़ी मेहनत करनी है। प्रथम सिद्धांत से निम्नलिखित फलनों के अवकलज ज्ञात कीजिए। मतलब आपको कौन सा सिद्धांत लगाना है, प्रथम वाला। ठीक है, तो प्रथम सिद्धांत कहता क्या, एक बार रिवाइज कर लें कि अगर किसी भी बिंदु पर किसी फलन का अवकलन निकालना है f डैश x, तो ये वास्तव में है ना
एफ डैश एक्स जो है वो वास्तव में लिमिट एच जाए शून्य के आसपास एक्स प्लस एच का फंक्शन माइनस एफ एक्स बटा एच हो जाता है। नाउ अगर मैं एफ डैश एक्स की या एफ एक्स की बात करता हूं, ठीक है, तो इस केस में एफ एक्स जो है वो एक्स की घात 3 माइनस 27 है। तो अगर मैं इसका एफ डैश एक्स निकालने जाऊंगा तो लिमिट जहां पर फंक्शन में x है वहां आप x प्लस एच रखेंगे तो आपको मिलेगा x प्लस एच की घात 3 माइनस 27 माइनस x की घात 3 माइनस 27 बटा h। अब यहां a प्लस बी की घात 3 का सूत्र याद है क्या? याद होना चाहिए, सूत्र बड़े काम के रहते हैं, रिवाइज कर लो फटाफट। a प्लस बी की घात 3, तो a की घात 3, फिर a को थोड़ी इज्जत कम दे दो, b की इज्जत कर लो, फिर a की थोड़ी सी और इज्जत कम करके b को इज्जत दे दो और आखिरी में b को दे दो पूरी इज्जत, है ना। ओके, सो यहां x और h जो है वो a और b के काम कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। सो कैन वी से कि f डैश x जो है लिमिट h गई शून्य के आसपास, ये मिलेगा x की घात 3 प्लस 3x का वर्ग h प्लस 3hx का वर्ग प्लस h की घात 3 माइनस 27, बिल्कुल 27 माइनस x की घात 3 प्लस 27 भाग दिया h से, है ना। तो भाई साहब 27 से 27 गए, h की घात 3 से h की घात 3 गए, यहां बचा 3h का वर्ग 3x का वर्ग h 3x h का वर्ग और h की घात 3। सो अल्टीमेटली जो f डैश h है या f डैश x है वो मिलेगा लिमिट h गया शून्य के आसपास 3x की घात 2h 3x h का वर्ग और h की घात 3 बटा 3 या बटा h। अब सब दूर h से h काट दो, है ना। तो f डैश x जो है वो बचेगा लिमिट h गया शून्य के आसपास 3x का वर्ग 3xh प्लस h का वर्ग, और जब h शून्य के आसपास जाएगा इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? क्योंकि इसमें h है ही नहीं, है ना। बाकी इस पद के अंदर h है तो ये शून्य, इस पद के अंदर h है तो ये शून्य, तो सिर्फ ये आया जवाब 3x का वर्ग f डैश x, और यही आपका जवाब है। ये प्रथम सिद्धांत से है। सूत्र से कैसे निकालेंगे? तो सूत्र से सिंपल है, x की घात 3 का अवकलन, 3 सामने घात 1 कम कर दो तो 3x की घात 2, 27 का अवकलन 0, तो 3x की घात 2 माइनस 0, बिना पेन उठाए आंसर आ गया। पर हमें प्रथम सिद्धांत से बोला है तो हम क्या कर सकते हैं, करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर वही है 4 का दूसरा पार्ट है, प्रथम सिद्धांत लगाना है, x माइनस 1 गुणा x माइनस 2। तो सबसे पहले इसे थोड़ा सिंपल करके लिख लेते हैं। मतलब सिंपल करके मतलब ऐसा कि मैं इसे गुणा करके ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना कि ये जो फलन है वो x का वर्ग माइनस 3x प्लस 2 है। हाँ जी, तो अगर आप यहां पर f डैश x निकालना चाहते हैं तो प्रथम सिद्धांत क्या कहता है? वही जो अभी तक कह रहा था कि h को 0 पे भेज दो और यहां पर x प्लस h लिख दो, माइनस fx लिख दो और यहां h लिख दो। ठीक है, लिमिट h गया शून्य के आसपास, x प्लस एच, तो fx में जहां जहां x है ना वहां वहां x प्लस एच, प्लस 2 माइनस fx को घटाना है, मतलब x का वर्ग माइनस 3x माइनस 2 घटाना है, x का वर्ग माइनस 3x प्लस 2 को घटाना है और h से हमें भाग देते जाना है। अब इसे सरल करके ही h को हटाना, x को बचाना हमारा उद्देश्य है। इसी मतलब ऐसे ही सवाल आपको बार बार कैलकुलेटिव वाले जो पार्ट है ना वो मिलते रहेंगे और आप उनको हल भी करते रहना, थोड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों को भी।
ठीक है। सो x का वर्ग, ठीक है, साथ में 2hx, ठीक है, प्लस h का वर्ग माइनस 3x माइनस 3h प्लस 2 माइनस x का वर्ग प्लस 3x माइनस 2, और यहां अपन ने भाग दे दिया h से। हाँ जी, तो f डैश x जो है, लिमिट h गया शून्य के आसपास। अब देखो बचा क्या क्या है, कटने पीटने के बाद जो जो बचा है वो हमारे काम का है। x के वर्ग से x का वर्ग गया, 2 से 2 गया, 3x से 3x गया। देख लो, मुझे इतनी पूरी उम्मीद है कि आप समझ चुके हो किससे क्या गया। ये x के वर्ग से ये x के वर्ग से ये x का वर्ग गया, माइनस है, 3x से 3x गया, 2 से 2 गया, तो बचा है हमारे पास 2hx प्लस h का वर्ग माइनस 3h। बस इतना सा। क्या बचा है? 2hx प्लस h का वर्ग माइनस 3x, या 3h, x नहीं, बटा h। तो अगर मैं यहां पर f डैश x के बारे में बात करता हूं तो f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h गया शून्य के आसपास, जितने h से h कट सकते हो काट दो, क्योंकि बिना काटे तो ये 0/0 रूप है। अगर बिना काटे 0/0 रूप है तो यहां 2h से h, मतलब h से h घटा तो 2x प्लस h माइनस 3। अब जब h शून्य पर जाएगा तो 2x और 3 का वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो किसको परेशान करेगा? सिर्फ h को। तो f डैश x बराबर 2x माइनस 3 इज द फाइनल आंसर। कितना? 2x माइनस 3। ये प्रथम सिद्धांत से सूत्र की मदद से निकालना चाहते हो तो ये fx है, x के वर्ग का अवकलन 2x माइनस 3 के साथ अगर x जुड़ा है तो x का अवकलन 1, तो 2x माइनस 3, और इस 2 का अवकलन 0 होगा क्योंकि ये अचर पद है, तो 2x माइनस 3 वैसे भी जवाब आया। फिनिश। तो ये प्रश्न नंबर 4 है। बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर 5 के, या प्रश्न नंबर 4 के तीसरे भाग के बारे में। 1/x का वर्ग, हमने 1/x का अवकलन निकाला था, वो माइनस 1/x का वर्ग आया था। अब इसका कैसे निकालेंगे? तो वही तरीका जो वहां पर लगाया, तो जो अभी तक लगा रहे प्रथम सिद्धांत ही लगाना है सब में। तो ये fx है, मान लिया, लिमिट h गया शून्य के आसपास, f(x प्लस h माइनस fx बटा h, ये है आपका f डैश x। यहां से f डैश x जो है, लिमिट h गया शून्य के आसपास, जहां जहां x है वहां वहां x प्लस h लिख दो, तो 1/x प्लस h का वर्ग माइनस 1/x का वर्ग, और ये h। ऐसे ही है ना? हमने कुछ परेशान तो नहीं किया यहां पर किसी को? कुछ नहीं। अब इसको लघुत्तम अघुत्तम लेकर तो हल करना ही पड़ेगा। हाँ, तो अगर लघुत्तम लेकर हल करना पड़ेगा तो देखो क्या आएगा, f डैश x बराबर लिमिट, लिमिट तो जैसी है वैसी है, h गया शून्य के आसपास, ये बचा x का वर्ग माइनस x प्लस h का वर्ग। ठीक है, ये x प्लस h का वर्ग और x का वर्ग यहां हर में आ गया है। देखो h के साथ x का वर्ग और x प्लस h का वर्ग आपको मिल जाएगा। अब आप वहां पर चाहो तो a माइनस बी या a प्लस बी का वर्ग करके पूरे को ओपन कर दो, या इसे a प्लस बी a माइनस बी कर दो, वो भी चलेगा, जो आपकी मर्जी है। मतलब इसमें मैं आपको छोटे मोटे कैलकुलेशंस के लिए पूरी तरह से आजाद करता हूं। लिमिट x का वर्ग माइनस x का वर्ग प्लस 2hx प्लस h की घात 2 बटा h, x का वर्ग x प्लस h की घात 2। तो देखो x के वर्ग से x का वर्ग गया, यहां से h और यहां से h निकाल के इस h के साथ भी आप उड़ा सकते हो।
तो एफ डैश एक्स जो आपका मिला वो मिलना चाहिए लिमिट एच गया शून्य के आसपास माइनस ये एच से एक्स, एक्स के वर्ग से एक्स का वर्ग गया, इस एच से ये एच भी गया तो 2x, ये एच भी कटेगा एक बार, प्लस एच भाग दे दो एक्स के वर्ग एक्स प्लस एच के वर्ग से। अब आप अगर शून्य रखते हो एच की जगह पर तो क्या आता है देखो फटाफट, माइनस 2x प्लस शून्य एक्स का वर्ग और x प्लस शून्य का वर्ग। तो भाई साहब ये तो मिला माइनस 2x एक्स का वर्ग और x का वर्ग, x के वर्ग से x का वर्ग कटा, माइनस 2x की घात 3। ये आपके f डैश एक्स है इस प्रश्न का। ठीक है, ये करेक्ट है, दिक्कत तो नहीं। अब मैं आपको इसका सिंपल तरीका बताता हूं। सिंपल तरीका ये है कि ये तो प्रथम सिद्धांत है, अगर हमें प्रथम सिद्धांत से हल नहीं करना होता तो मैं इस fx को ऐसा भी तो लिख सकता था, x की घात माइनस 2। मतलब आप घबराओ मत, प्रथम सिद्धांत सिर्फ 11वीं कक्षा में परीक्षा पास करने के लिए अपन को ना यही सूत्र लगा लगा के हल करने हैं 12वीं कक्षा में। यहां पर माइनस 2 घात है, सूत्र क्या था, x की घात n के अवकलन में n बाहर आता था, मतलब जो माइनस 2 है वो सामने आ जाएगा और इसकी घात एक और कम हो जाएगी, तो माइनस 2x की घात माइनस 3, तो माइनस 2 बटा एक्स की घात 3, वही जो यहां मिला है ना। तो सूत्र सरल है, पर हमें चूंकि प्रथम सिद्धांत पर कमांड करनी है, प्रथम सिद्धांत से नंबर लाने हैं, प्रथम सिद्धांत को समझना भी है कि अवकलन होता क्या है, नंबर लाना अलग बात है। चौथा प्रश्न, x प्लस 1 बटा x माइनस 1। जरूरी नहीं है कि आप जब प्रथम सिद्धांत का उपयोग कर रहे हो तब अपने दिमाग का उपयोग ना करें। मतलब कहने का है कि अगर कोई फलन कठिन दिया है तो हम उसे सरल कर सकते हैं। मतलब एक फलन को देखने का नजरिया बदला जा सकता है। वो कैसे, देखो ऐसे, ये जो fx है ना, जब भी ऐसा फलन मिले इसको हमेशा ऐसे ही देखना, fx बराबर x प्लस 1 लिखा है, यहां x माइनस 1 लिखा है। अब क्या कीजिए, ऊपर नीचे ना इसको ऐसे करके लिख दीजिए, fx बराबर x माइनस 1 तो यहां और प्लस 2 यहां। मतलब क्या किया, ऊपर नीचे माइनस 1 और प्लस 1 कर दिया। अब इन्हें अलग अलग करोगे तो ये जो fx है ना, ये बन चुका 1 बटा 1 प्लस 2 बटा x माइनस 1। अब आपको पता है इससे क्या राहत मिली है, ये मिली है कि यहाँ अंश और हर दोनों जगह x था, तो कैलकुलेशन में अंश और हर दोनों जगह x का कैलकुलेशन करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमने हर में कैलकुलेशन बचाया है, बाकी अंश का कैलकुलेशन गया। तो अगर अब मैं लिखना चाहूं लिमिट, मतलब जो अवकलन निकालना चाहूं, f डैश एक्स बराबर लिमिट h गया शून्य के आसपास, एफ एक्स प्लस एच, मतलब जहां जहां x है वहां वहां x प्लस एच, तो 1 प्लस 2 बटा x प्लस एच माइनस 1 माइनस यहां पर 1 प्लस 2 बटा x माइनस एच लिखा जा सकता है। जहां जहां x है वहां वहां अपन ने ये लिखा, बटा h। देख लो मैंने क्या किया, एक बार अपने आप से संतुष्ट होकर बात कर सकते हैं। हमने जहां जहां, पहले तो हम लिखते हैं ना एफ एक्स प्लस एच, तो जहां जहां x है वहां वहां x प्लस एच, तो ये एक तो था ही x की जगह x प्लस एच, बाकी फिर fx को ऐसा कैसा लिखते थे और कुछ नहीं किया है। अब इसे सरल करना हमारी जिम्मेदारी है, तो इसे थोड़ा सा देखोगे ना ध्यान से तो ये ऐसा मिल गया है, लिमिट h गया शून्य के आसपास 2 बटा एक्स प्लस एच माइनस 1, ठीक है, माइनस 1 से माइनस 1 कट गया इसलिए मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं, बटा h। अब इस कैलकुलेशन को सिंपल करके क्या आप बता सकते हैं कि क्या इसका अवकलन आएगा? एक बार फटाफट कमेंट करके देखो क्या जवाब आना चाहिए। तो कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है, मुझे उसमें आप लोगों से उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ कैलकुलेशन खुद से कर दिया होगा। मतलब आप आंसर निकाल कर बैठ गए होंगे, सिर्फ ये देख रहे होंगे कि सर वेरीफाई करें या फिर सर गलत करें तो हम बताएं कि सर आपने यहाँ गलत किया हुआ है ना। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ऐसा होना भी चाहिए।
चलो यार 2x से 2x कट जाएगा, कैलकुलेटिव पार्ट है, -2 से ये +2 कट जाएगा, यहां लगेगी लिमिट। मैंने कहा था ना कि मैं कैलकुलेशन मिस्टेक करूं और आप बताओ, तो आपने बताया होगा कि यहां ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो ये मिलेगा लिमिट, h गया 0 के आसपास, यहां सिर्फ बचेगा -2h और यहां x + h और x + h -1 और यहां x -1 साथ में h से h गया, तो लिमिट h गया 0 के आसपास -2 x + h -1 और x -1। इफ वी पुट h टेंड्स टू 0, अगर हम h को 0 रखने की कोशिश करते हैं तो यहां से तो कोई परेशानी नहीं है, यहां तो कुछ है ही नहीं, तो द आंसर इज -2 x -1 का स्क्वायर, और यही आपके इस अवकलज का डेरिवेटिव है, मतलब अवकलज है, इस फलन का अवकलज है। प्रश्न नंबर 4 यहां पर समाप्त होता हुआ। बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 के बारे में। फलन fx बराबर x की घात 100/100, x की घात 99/99 डॉट 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 x की घात 2/2 प्लस x + 1 के लिए सिद्ध कीजिए कि f'1 बराबर 100 गुणा f'0। fx दिया है कुछ ऐसा, x की घात 100/100, ठीक है, x की घात 99/99, x की घात 2/2 और ये x + 1। चलिए मैं आपको इसका अवकलन करके दिखाता हूं। इसमें 100 बाहर आ जाएगा, x की घात 99 बचेगा बटा 100, ठीक है। उसके बाद यहां पर 99 बाहर आ जाएगा, x की घात 98 हो जाएगा बटा 99 हो जाएगा। सूत्र वही है, x की घात n का अवकलन n गुणा x की घात n-1। ऐसे ही डॉट 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 x के वर्ग में 2x बाहर आ जाएगा बटा 2 और प्लस x का अवकलन 1 हो जाएगा और 1 का अवकलन 0 हो जाएगा। अगर आपको दिख रहा है कि 100 से 100 कट रहा है तो यहां पर ऐसा मिलेगा आपको कुछ, x की पावर 99, x की पावर 98, ऐसे लेकर आखिरी में x और ये 1। क्लियर है क्या? क्लियर है। तो इसे अपन थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, f' बराबर 1 प्लस x की घात 1, x की घात 2, ऐसे लेकर x की घात 99 तक। तो सबसे पहले f' निकाल लेते हैं। f' मतलब जहां जहां x है वहां वहां शून्य रखो, तो ये पूरी कहानी शून्य, सिर्फ बचा 1। f'1 मतलब जहां जहां x है वहां वहां 1, यहां 1, यहां 1, यहां 1, तो ये 1 तो पहले से था, प्लस x की पावर 1, 2, 3 ऐसे लेकर 99 तक जाना है, तो 1 + 1 ऐसे लेकर कितनी बार? 99 बार, क्योंकि x की पावर 1 पहले में है, 2 दूसरे में है, आखिरी में 99 है, तो कुल 99 पद होंगे। तो f' जो है उसमें 1 तो ये है और 99 ये है, मिला के हो गए 100। 1 का 99 बार जोड़ 99, डन। तो क्या मैं कह सकता हूं कि f' जो है वो 100 गुणा 1 है। हाँ, f' जो है वो 100 गुणा f0 है, क्योंकि यह f' है, क्योंकि यहां पर f' का मान भी 1 है। इस फलन में f0 का मान भी 1 ही है, तो इसमें f'1 की जगह, यहां पर f' की जगह f0 भी लिखा जा सकता था। यहां देखो, अगर आप यहां 0 रखोगे तो ये पूरी कहानी खत्म, बच जाएगा 1, फिनिश। सो प्रश्न नंबर 5 भी समाप्त। प्रश्न नंबर 6, किसी वास्तविक संख्या a के लिए x की घात n, a x की घात n-1, a का वर्ग x की घात n-2, a की घात x या a की घात n-1 गुणा x और a की घात n का अवकलज ज्ञात कीजिए। यहां पर a जो है एक अचर संख्या है, और आप एक बात को ध्यान रखिए, ये द्विपद प्रमेय नहीं है, द्विपद प्रसार किसी का भी नहीं है, क्योंकि द्विपद प्रसार में NC0, NC1, NC2, NC3 ऐसी चीजें आनी चाहिए, जो कि नहीं है।
तो ये द्विपद प्रसार नहीं है, इसको द्विपद प्रसार मानने की गलती ना करें कृपया, है ना। देख लो एक बार, क्या ये द्विपद प्रसार है? तो ये द्विपद प्रमेय वाला कॉन्सेप्ट नहीं। अगर ये द्विपद प्रमेय होता ना तो ये बहुत सही होता। अगर ये द्विपद प्रमेय होता तो हम बड़ी आसानी से हल कर लेते, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कक्षा 12वीं का पढ़ना पड़ता। अभी इसके बारे में बात नहीं करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं कि एक छोटा सा हमने रिजल्ट पढ़ा था कि अगर f प्लस जी नाम के दो फलन हो और अगर दोनों का अवकलन करना हो तो आप f का अवकलन करके g का अवकलन उसमें जोड़ दीजिए। इसी कड़ी में अगर मान लीजिए 3 फलन होते, f प्लस जी प्लस एक्स, h तो क्या करते, जैसे fx है, gx है और hx है। अगर ऐसा होता तो क्या करते सर? तो भी हम यही करते यार, f को जोड़ो या f का अवकलन, g का अवकलन, h का अवकलन। सो कुल मिला के बात ऐसी है कि यहां पर आपको जितने पद दिख रहे हैं उन सभी पद में जोड़ का चिन्ह है। तो आप इसका अवकलन कर दीजिए, आप इसका अवकलन कर दीजिए, इसका अवकलन कर दीजिए और सबको जोड़ दीजिए। सबको जोड़ने के बाद जो आपको अवकलन मिलेगा वही आपका आंसर होगा। सो सबसे जरूरी बात है, हमने मान लिया कि ये जो हमें सवाल लिखा है उसमें इसे अपन fx मान लेते हैं। इसे, ये जो बड़ी सी चीज लिखी हुई है, a की घात n और x की घात n, फिर ऐसा कुछ, फिर a का वर्ग x n माइनस 2, ऐसे लेकर आखिरी वाले पद में a की घात n माइनस 1 होगा, x हो जाएगा और a की घात n। कुछ फटाफट सूत्रों की मदद, अगर इसका अवकलन निकालना है तो देखो क्या क्या होगा। इसका अवकलन करने पर इधर तो मिलेगा f डैश एक्स, fx का अवकलन f डैश एक्स या df बटा dx भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। अब हमने सूत्र पढ़े, सूत्र क्या पढ़े कि अगर कोई संख्या ऐसी हो x की घात n वाली तो इसमें n को सामने लिख दो और x की घात में से 1 घटा दो, यही है। तो अगर मैं n को सामने लिखता हूं, मतलब पहले वाली चीज में घात को सामने लिख दो और यहां एक घात कम कर दो, फिर a, फिर ये वाली घात n माइनस 1 है, इसको सामने लिख दो और एक और घात कम कर दो, n माइनस 1 में एक और कम करोगे तो n माइनस 2। उसी तरह ये a का वर्ग होगा। a जो है वो एक अचर वास्तविक संख्या है, इसलिए उसका अवकलन नहीं करना है। उसके बाद यहां से n माइनस 2 बाहर, और अगर n माइनस 2 बाहर तो x की घात n माइनस 3 हो जाएगा, क्योंकि n माइनस 2 में एक और कम करोगे तो n माइनस 3। ऐसे लेकर आखिरी में डॉट 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 डॉट, a की घात n माइनस 1 का अवकलन कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि वो किसी संख्या के गुणा में है। यहां पर और यहां पर भी यही कहानी हुई है, x का अवकलन 1 होता है, अपन देख चुके थे। तो x का अवकलन तो 1 हुआ और आखिरी में a की घात n, चूंकि एक अचर संख्या है और अचर संख्या का अवकलन 0 होता है। देखो, चूंकि a अचर संख्या है तो a की घात n भी अचर संख्या है। जैसे उदाहरण के लिए 5 एक फिक्स नंबर है, तो 5 की घात 5 भी या 5 की घात 50 भी एक फिक्स नंबर है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये है आपका fx या f डैश x। आपको किसी अचर संख्या a के लिए इसका अवकलन ज्ञात करना था, वो हो चुका, बस इतना सा है। सो ये आपका फाइनल आंसर है। अब अगर इसमें आपको चाहिए कि x बराबर a पर इसको ज्ञात करो, या फिर आपसे पूछ ले कि f डैश a पर निकालो, है ना, तो f डैश a कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जहां जहां x है वहां वहां क्या रख दो, a रख दो। तो n a की घात n माइनस 1 प्लस a n माइनस 1 a की घात n माइनस 2 प्लस a की घात 2 n माइनस 2 a की घात n माइनस 3 और आखिरी में ऐसे लेकर a की घात n माइनस 1। अब देखो यार, ये a की घात n माइनस 1 है, ये a को a की घात n माइनस 2 में जुड़ा, तो यहां एक घात जुड़ जाएगी तो ये भी n माइनस 1 हो जाएगा। n माइनस 2 n माइनस 3 घात के साथ ये भी n माइनस 1 हो जाएगा। तो सीधी सीधी बात ऐसी है कि आपने जहां जहां से आपका मन किया वहां से आपने a की घात n माइनस 1 को बाहर निकाल दिया, सब दूर से ही निकला। तो यहां पर बचा n प्लस n माइनस 1, उसके बाद n माइनस 2, देख लो a जितने भी थे सब बाहर आ गए और आखिरी में बच गया यहां पर 1, क्योंकि यहां से अगर n माइनस 1 a की घात n माइनस 1 गया तो 1 बचा। अब ये क्या है, इसको उल्टा बढ़ के देखो, 1 के पहले 2 आएगा, 3 आएगा, ऐसे 1 से लेकर n तक की प्राकृत संख्याओं का योग है, और 1 से लेकर n तक की प्राकृत संख्याओं का योग होता है n गुणा n प्लस 1 बटा 2 और a की घात n माइनस 1। ये इसका अवकलज है x बराबर a पर, हमें सिर्फ ये निकालना था, है ना। सो
प्रश्न नंबर 6 इस तरह से समाप्त होता हुआ बात की जाएगी प्रश्न नंबर 7 की। किन्हीं अचरों a और b के लिए पहला प्रश्न है x माइनस ए और x माइनस बी का अवकलज ज्ञात कीजिए। सवाल यहां पर ऐसा है कि a और b अचर हैं, प्रश्न में सीधा सीधा बोला हुआ है और आपको यहां पर यह नहीं बोला है कि प्रथम सिद्धांत से निकालना है, तो हम प्रथम सिद्धांत पर नहीं जाएंगे। क्लियर है क्या? अब देखिए इसे आप दो तरीके से कर सकते हैं। तरीका नंबर 1, तरीका नंबर 2, आपको दोनों दिखाता हूं। मेथड नंबर 1, इसे माना कि ये fx है, क्या है, x का वर्ग या x का वर्ग नहीं, x माइनस ए और x माइनस बी। a और b अचर हैं, हमें चिंता की बात नहीं है। अच्छा, अगर आप इसको गुणा कर दोगे, मतलब ये तो एक ऐसा मान सकते ना कि ये द्विघात बहुपद था और उसके गुणनखंड किए हैं। अगर गुणा करोगे तो x से x का गुणा x का वर्ग माइनस ax माइनस bx प्लस ab। अब आप यहां पर अगर अवकलन करने की कोशिश करोगे तो देखिए क्या आता है। अगर मैं यहां पर अवकलन करने की कोशिश करूंगा तो f डैश x, तो देखो क्या क्या आएगा, x के वर्ग का अवकलन। जब भी x की कोई घात होती है वो घात सामने आ जाती है, तो 2x की घात एक कम हो जाएगी, एक माइनस a अचर है और अचर संख्या अगर गुणा हो तो वो जैसे लिखी है वैसे लिखी जाती है। x का अवकलन 1, b x का अवकलन 1 और ab एक अचर संख्या है। क्यों? क्योंकि a भी अचर है और b भी अचर है, और ab जो दोनों अचर संख्या है, इन दोनों का गुणा करके भी एक अचर संख्या मिलेगी। जैसे मान लो 4 को आपने 7 में गुणा किया तो 4 भी एक कांस्टेंट नंबर है, 7 भी एक कांस्टेंट नंबर है, तो 4 का 7 में गुणा भी एक कांस्टेंट नंबर है, तो ये 28 आएगा, मतलब वो भी एक अचर नंबर है। और अगर इसका अवकलन करोगे तो ये 0 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर जो f डैश x आएगा वो आ जाएगा 2x माइनस ए माइनस बी। ठीक है क्या? मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 ये कहती है कि ये जो fx है ये दो फलनों का गुणा माना जा सकता है। हाँ जी, माना जा सकता है कि ये जो fx है ना, इसे आप मान लो gx गुणा hx, जहां gx जो है, सुनना ध्यान से, gx का मतलब x माइनस ए और hx का मतलब x माइनस बी। अब अगर हम gx का अवकलन करते हैं, देखिए प्रश्न के हिसाब से अगर आपको fx का अवकलन करना है तो यहां लगेगा गुणा का नियम। गुणा का नियम क्यों लगेगा सर? क्योंकि जब दो फलन गुणा होते हैं तो गुणा का नियम लगता है अवकलन में। गुणा का नियम क्या होता है कि आपकी जो इच्छा उसमें से किसी एक फलन को अवकलन कर दो। पहले gx है, हमने gx का अवकलन किया तो gx के अवकलन को g डैश x लिख देते हैं और hx जैसा है वैसा लिख दिया, प्लस प्लस क्या, फिर g को रहने दो, h का अवकलन कर दो, मतलब जिसको किया उसको छोड़ के दूसरे वाले का अवकलन कर दिया जाए। डन है? तो अब अगर हमारे पास gx है, hx है, तो g डैश x और h डैश x की आवश्यकता यहां पर है, इन्हें निकाल लेते हैं, है ना। तो g डैश x कितना, g डैश x का मतलब है x माइनस ए का अवकलज। x का अवकलज 1, a अचर संख्या, अवकलन 0, तो यहां पर आया 1। h डैश x, फटाफट बताओ h का अवकलन क्या होगा, x का अवकलन 1, b का अवकलन 0, तो यहां पर भी 1। डन है क्या? तो क्या जहां जहां g डैश है वहां वहां 1 और जहां जहां h डैश है वहां वहां भी 1 लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है। अब hx की जगह पर, यहां तो देखो g डैश की जगह पे मैंने 1 लिख दिया, hx की जगह पर x माइनस बी, ठीक है, और g h डैश x की जगह पे 1 लिख दिया, g डैश x की जगह पर भी x माइनस ए। सो फाइनली x माइनस बी प्लस x माइनस ए, दैट विल रिजल्ट 2x माइनस ए माइनस बी। तो दो अलग अलग तरीकों से सेम जवाब आया है और इसके आने का रीजन ये है कि दोनों मेथड सही है ना। आप या तो इस फलन को जो गुणनखंड है उन गुणनखंडों को एक साथ गुणा करके पहले, या फिर मतलब एक बहुपद बना के अवकलन करो, या फिर यहां पर
fx गुणा gx या गुणनखंडों का अलग अलग अवकलन करके हल कर दो। वैसे मैं सही बताऊं, इस विधि को ज्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए। कारण यह है कि यहां तो ये सरल लग रहा है, अगर यहां 2 की जगह 4 बहुपद आते, 3 बहुपद आते या 3 पद आते, अगर 3 गुणनखंड होते तो आप x की घात 3 का तो पहले गुणा करते, उसके बाद अवकलन करते। अगर यहां 3 होते तो 1 को करते, 2 को रहने देते। जैसे मान लीजिए g, h और t मान लेते, 3 चीजें होती, gx, hx और tx, तीनों का गुणा होता। जैसे 3 होते gx, hx और tx, तो हम gx का अवकलन करते, h और t को रहने देते, साथ में लिख देते। फिर प्लस g और t को रह के h का अवकलन करते, फिर g और h को रख के t का अवकलन करते हैं। इस तरह से हमें चीजें करनी होती है। चलिए प्रश्न नंबर 7 यहां समाप्त हुआ, 7 का पहला पार्ट। अभी 7 का दूसरा पार्ट और भी है कि ax का वर्ग प्लस b के वर्ग के अवकलज ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे, सिंपल है। आप इससे पहले तो fx मान लीजिए, क्या है ये, ax का वर्ग प्लस b। कक्षा 12वीं में ये बहुत कम समय में आप हल कर दोगे, है ना। जब आप कॉम्पोजिट फंक्शंस के अवकलन पढ़ोगे, संयुक्त फलनों के अवकलज, देखना क्या मैं इसे a प्लस बी के वर्ग की तरह खोल सकता हूं। अगर ऐसा लिखूंगा तो ये हो जाएगा a का वर्ग फिर x का वर्ग मतलब x की घात 4 प्लस 2ax का वर्ग प्लस b का वर्ग। क्या ये बात ठीक है? अच्छा, 2ax का वर्ग साथ में b भी आएगा, 2ab x का वर्ग। अब अगर मैं यहां पर अवकलन करने जाऊंगा तो बड़ा सिंपल है। देखो a और b का अवकलज तो होगा नहीं। मैं आपको फिर से एक बात दोहरा देता हूं, अगर कोई अचर संख्या सिर्फ अकेले लिखी है, जैसे यहां b का वर्ग है, तो इसका अवकलन 0 होगा। यदि कोई अचर संख्या किसी फलन के साथ में गुणा लिखी है तो उस अचर संख्या पे कोई असर नहीं पड़ेगा, अवकलन होगा वो फलन का होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ a का वर्ग है, ये एक अचर संख्या है, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन x की घात 4 का अवकलन हो जाएगा, ऐसा कुछ, ठीक है। फिर 2ab भी एक अचर संख्या है, क्योंकि a और b दोनों अचर है, तो ये x के वर्ग का अवकलन 2x है ना। सूत्र क्या है, x की घात n का अवकलन, सर n सामने आ जाएगा, मतलब 4 सामने आ जाएगा और घात 1 कम हो जाएगी। यहाँ 2 सामने आ जाएगा, 1 घात कम हो जाएगी, तो 2 में से 1 कम हुई तो 1 बची, और b का अवकलन 0। तो कुल मिलाकर ये मिला 4a का वर्ग x की घात 3 प्लस 4abx। अगर आप चाहो यहां से तो 4ax बाहर निकाल सकते हो। अगर आपने 4a और x को बाहर निकाला, कॉमन निकाला मतलब, तो यहां a और यहां x का वर्ग बचा और यहां b बचा, बस ax का वर्ग प्लस b, यही बचा ना, यही बचा है, दैट्स इट। तो इस तरह से इस प्रश्न को हमने फिर से हल कर लिया है। चलें, ओके, चलिए प्रश्न नंबर 7 का दूसरा भाग भी खत्म। प्रश्न नंबर 7 का तीसरा भाग, x माइनस ए एक्स माइनस बी का अवकलन हल करना है। तो क्या यहाँ पर 2 भिन्न फलन है, x माइनस ए बटा x माइनस बी। अब x माइनस ए और x माइनस बी का भाग है, तो मुझे यहाँ भाग का नियम याद आता है, और वो थोड़ा खतरनाक भी है। तो मान लेते हैं, हमें पता है कि अगर चूंकि एक fx है वो u बटा v है, u बटा v मतलब ux बटा vx, ऐसा होता है। तो जब मैं इसका अवकलन करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, f डैश x बराबर, f डैश x मतलब पहले तो सर ऊपर वाले का अवकलन करके नीचे वाले को रहने दो, ठीक है। फिर ऊपर वाले को रहने दो, नीचे वाले को अवकलन करके माइनस कर दो और नीचे वाले का वर्ग कर दो। u मतलब ऊपर वाला फलन, v मतलब नीचे वाला फलन। तो हमें u और v तो दिख रहा है साफ साफ, है ना, दिख रहा है क्या। u मतलब इस केस में u का मतलब है x माइनस ए और v का मतलब है x माइनस बी। अगर आप u का अवकलन करने की कोशिश करोगे तो a और b चूंकि अचर है, तो u का अवकलन मतलब x माइनस ए का अवकलन, x का अवकलन 1, a का अवकलन 0, तो ये मिला 1। उसी तरह v का अवकलन भी 1 मिल जाएगा। डन है। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज रट ही लो आप।
अगर कोई फलन ऐसा होता है ना x प्लस ए या x माइनस ए, इसका अवकलन सदैव एक होता है, क्योंकि x का अवकलन एक होता है, बाकी a से कोई फर्क पड़ता नहीं है, उसका अवकलन शून्य ही होने वाला है। तो बस मान रख दो, है ना जी, ठीक है। f डैश x बराबर u डैश मतलब x या एक, v की जगह x माइनस बी, माइनस u की जगह x माइनस ए और v की जगह एक, और यहां पर x माइनस बी का वर्ग। तो f डैश x बराबर x माइनस ए, यहां से ये गया तो देखना बचेगा a प्लस ए माइनस बी और x माइनस बी का वर्ग। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस हो गए प्लस, तो a प्लस का माइनस बी और ये x इस x से खत्म हो जाएगा। तो a माइनस बी और x माइनस बी का वर्ग इस फलन का अवकलन है साफ तौर पर। डन। चलिए प्रश्न नंबर 7 भी समाप्त। प्रश्न नंबर 8, किसी अचर a के लिए x की घात n माइनस a की घात n बटा x माइनस a का अवकलन ज्ञात कीजिए। मैं आपको यहां एक बात बताता हूं, यहां पर आपको प्रथम सिद्धांत नहीं बोला है, और आपने सीमा में ऐसा एक सूत्र जरूर पढ़ा था। सीमा में सूत्र क्या पढ़ा था, उस सूत्र को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हालांकि यहां काम नहीं है, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन क्रिएट होगा, बचना चाहते हैं। जब x a के आसपास जाए तो x की घात n माइनस a की घात n बटा x माइनस a, ये सदैव n गुणा a की घात n माइनस 1 होता है। और इसे हमने डिराइव भी किया था x की घात n या x प्लस a की घात n को द्विपद प्रमेय से खोलकर किया था ना, पर यहां उसकी आवश्यकता नहीं है, है ना। ये सूत्र सीमा का था, जवाब इसका भी वही आने वाला है लगभग, इसीलिए मैं इसको यहां लिख रहा हूं ना। क्या मैं इसे u और v नाम के दो फलन फिर से मान सकता हूं? मैंने माना कि जो हमारा fx है, सुनना ध्यान से, ये तो अलग कहानी हो गई पूरी तरह से। एक fx है जो u बटा v तरह का है, हाँ जी। तो अगर मुझे f डैश x निकालना है तो मुझे कुछ नहीं करना होगा, मुझे पहले तो u का अवकलन v माइनस v, u को रहने दो, v का अवकलन बटा v का वर्ग, ऐसे ही करना पड़ेगा। अब u कितना है, u जो अंश में लिखा हो, मतलब अगर मैं u को लिखना चाहूं तो वो x की घात n माइनस a की घात n है। तो अगर इसका अवकलन करोगे तो u डैश, देखिए x की घात n के अवकलन का तो सूत्र हमें पता है, वो कितना होता है, n गुणा x की घात n माइनस 1, और a का अवकलन, a की घात n का अवकलन, चूंकि a अचर संख्या है, अवकलन शून्य हो जाएगा। इसी तरह v कितना है, x माइनस a, और आप जानते हैं v का अवकलन सीधा सीधा 1 है बस, और तो कुछ है नहीं। तो चलिए इसका अवकलन निकालते हैं। अगर आप f डैश x निकालना चाहोगे तो कितना आएगा, पहले u का अवकलन u डैश मतलब n गुणा x की घात n माइनस 1, और यहां पर v की जगह x माइनस a, यही है क्या। उसके बाद माइनस u मतलब x की घात n माइनस a की घात n। मैं इन्हें हटा देता हूं यार थोड़ा सा ना, उम्मीद ये चीज आप समझ चुके हो। और उसके बाद v डैश का अवकलन जो कि एक अपन ने लिखा था, और उसके बाद यहां पर बचेगा x माइनस a की घात 2, क्योंकि v जो है वो x माइनस a है ना। अब थोड़ा सिंपल करना पड़ेगा और कुछ नहीं। देखो क्या हो सकता है, f डैश x बराबर इस x को इस x में गुणा किया, है ना। तो x की घात n माइनस 1 का x की घात 1 में गुणा x की घात n हुआ, और साथ में ये n था तो ये मिला n गुणा x की घात n। फिर उसके बाद इसका इसमें गुणा करोगे तो माइनस a x की घात n माइनस 1, और साथ में n तो जुड़ा हुआ है ही, डन है क्या। ये साथ में n x की घात n माइनस 1 माइनस x की घात n माइनस a की घात n, और ये माइनस माइनस हो चुका है प्लस, ऐसा कुछ, डन है क्या। अब आप चाहो तो यहां से n, अच्छा ठीक है, इतना ही ठीक है, जो भी है, x की घात n, x की घात n को पास में लिख दो, a की घात n, a की घात n को पास में लिख दो, या नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, दैट इज द फाइनल आंसर। और सर आपने तो कहा था कि आंसर वही आना है,
बिल्कुल सही कहा था मैंने ऐसा इसलिए कहा था कि जब हम x बराबर a पर अवकलज निकालने जाएंगे तो ये फलन x बराबर a पर परिभाषित नहीं है। देख लो, x बराबर a पर ये भी शून्य और ये भी शून्य, इसीलिए तो सीमा निकालते थे हम। सीमा क्यों निकालते थे हम? सीमा इसीलिए निकालते थे। चलिए प्रश्न नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 8 जो है वो समाप्त है। प्रश्न नंबर 9 का पहला वाक्य, निम्नलिखित के अवकलन ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, कुछ कुछ छोटे छोटे रिजल्ट आप हमेशा के लिए याद रख लो। क्या याद रख लो? कि अगर कहीं लिखा है ax प्लस बी, मतलब x के आगे कोई एक संख्या गुणा है प्लस b है, इसका अवकलज मतलब इसका डैश, डैश निकालो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन ना, d बटा dx और ax प्लस बी, बात सेम ही है। इसका जवाब सदैव a होता है। a क्यों होता है सर? देखिए, जो भी संख्या x के आगे लिखी है उसका हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो a तो लिखा रहेगा। x का अवकलन 1, तो a गुणा 1 मतलब a। b का अवकलन अचर संख्या होने के चक्कर में 0, जहां a और b जो है वो कांस्टेंट है। अब यहां पर जैसे उदाहरण के लिए आपको बोला है 2x प्लस 3 या 2x माइनस 3 बटा 4 का अवकलन, तो देखिए 2x का अवकलन या 2 का अवकलन कुछ नहीं होगा, x का अवकलन 1 माइनस 3 बटा 4 एक अचर संख्या है तो अवकलन 0, सो आंसर आया 2। और ये 2 को हम सीधा ऐसे भी निकाल सकते हैं कि जो संख्या x के आगे गुणा है वही हमारा जवाब है। खत्म बात। यहां पर देख लो, जो संख्या x के आगे गुणा है वही हमारा जवाब है। डन है? ये सिर्फ रेखिक फलनों में सही है, मतलब ax प्लस b वालों में। चलिए, निम्नलिखित के अवकलज ज्ञात कीजिए। अब यहां पर फिर से आपको अवकलज निकालना है। एक सिंपल सा रास्ता है। एक तो ये चीज है जो पूरी गुणा में दी हुई है, दूसरी ये है जो गुणा में दी हुई है। आप वेरीफाई कर सकते हैं खुद से, है ना। ये इतनी बड़ी कहानी है और ये इतनी बड़ी कहानी है, तो इन दोनों को fx गुणा gx मान लें या hx गुणा gx मान लें, तो हल हम आराम से कर सकते हैं। जैसे हमने माना कि यार ये जो दो कहानी है, इसको मैंने लिखा कि क्या माना कि gx नाम का एक फलन है जिसे लिखा जा सकता है 5x की घात 3 माइनस या प्लस 3x माइनस 1। हाँ, और उसी तरह हमने hx नाम का एक फलन मान लिया जिसका मतलब है x माइनस 1। तो अगर मैं अवकलन निकालूं g का, तो g डैश x के बारे में क्या ख्याल है ना। तो कुछ नहीं होगा। देखो 5 तो बाहर है, x की घात 3 का अवकलन, x की घात 3 का अवकलन निकालने का सिंपल तरीका है क्या, कि 3 को सामने ले आओ और x की घात एक और कम कर दो, प्लस 3 तो जैसा है वैसा, x का अवकलन 1 माइनस 0 का अवकलन या माइनस 1 का अवकलन 0, और hx का जो अवकलन है, x का अवकलन 1 बाकी a का तो 0, तो g डैश x जो है वो मिलेगा 15x का वर्ग प्लस 3, और hx या h का अवकलन जिसे आप लिखना चाहते हैं h डैश, तो h डैश x बराबर 1। फाइनली नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस फंक्शन। बड़ा सिंपल है। अगर ऐसा मानते हो तो ये जो fx है ना, इसे लिख सकते हैं कि ये gx और hx का गुणा है। यही लिखना फायदेमंद है, इसका गुणा गुणा इसका गुणा। अगर इस fx का अवकलन निकालना है तो ये क्या होगा, कुछ नहीं, आप g का अवकलन कर दीजिए, h को रहने दीजिए, फिर g को रहने दीजिए, h का अवकलन कर दीजिए। क्या आप मेरी बात को पूरी तरह समझ चुके हैं? g का अवकलन मतलब 5x की घात 3 प्लस 3x माइनस 1 का अवकलन, तो ये मिलेगा 15x की घात 2 प्लस 3। h जैसा है वैसा रहने दो, मतलब x माइनस 1, प्लस g जैसा है वैसा रहने दो, तो 5x की घात 3 प्लस 3x का वर्ग माइनस 1, और h जैसा है वैसा रहने दो, मतलब h का अवकलन 1। तो इसे थोड़ा सिंपल करना पड़ेगा, कैलकुलेटिव पार्ट ये जरूर है। f डैश x बराबर 15x के वर्ग का x में गुणा किया तो 15x की घात 3 प्लस 3x माइनस 15x का वर्ग माइनस 3। देख लो, इनका आपस में गुणा करेंगे,
इधर 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 और इधर, प्लस 1 का गुणा इसमें करोगे तो फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है क्या? ठीक है, देखना अभी 15x की घात 3 और 5x की घात 3 मिला के 20x की घात 3, ठीक है। 5x का वर्ग, 15x का वर्ग और 3x का वर्ग मिलाकर 12x का वर्ग, ठीक है। 3x तो 3x के जैसा ही रहेगा, ठीक है। और उसके बाद -1 और -3 मिला के -4। आई होप एवरीथिंग इज फाइन, क्या ठीक है? 15 और 5 मिला के 20, -15 और 3 मिला के -12, 3x के जैसा है, और बाकी कहानी -3 और -1 मिला के -4। तो सर हमने देखा कि अवकलन का सवाल छोटा था, जवाब लंबा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? हालांकि सवाल भी लंबा था, इसको इसमें गुणा करके देखते ना तो ये एक 4 घात वाला बहुपद बनता, पर हमें इस तरह का जवाब आया 3 घात वाला। पहली बात तो ये। दूसरी बात यहां एक और आप समझने की कोशिश कीजिए, अवकलन में जरूरी नहीं है कि सवाल छोटा हो तो जवाब भी छोटा हो। धीरे धीरे आप ये देखेंगे कि सवाल छोटा सा लिखा है, बिल्कुल छोटा सा। जैसे मान लीजिए एक सवाल ऐसा लिख दिया x की घात x। अब इसके अवकलन में आपको बहुत समस्या होगी। क्यों? क्योंकि हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि इसको सर एक घात वाले को सामने कर दिया और एक घात कम कर दी, ये ऐसा थोड़ी ना होगा। मैं इस चीज को थोड़ा सा इलस्ट्रेट कर देता हूं, कंफ्यूजन यहां हो जाता है कभी कभी। चलिए, अगर ये चीज क्लियर है तो अपन थोड़ी सी इस पे एक्स्ट्रा बात कर लेते हैं, है ना। अब एक्स्ट्रा बात क्या कर लेते हैं, उसे बड़े ध्यान से देखो। बात एक्स्ट्रा ऐसी है कि मान लीजिए आपके पास 3 तरह के फलन है। पहला फलन है fx, जिसका अवकलन आपको निकालना है। जैसे मान लीजिए आपको लिखा है x की घात 10। दूसरा फलन है hx, gx, जिसका अवकलन आपको निकालना है 10 की घात x मान लीजिए। दोनों चीजें अलग अलग हैं। तीसरा अवकलन है hx, 10 की घात 10, और चौथा अवकलन में एक और बोल देता हूं, tx बोल देता हूं, जिसका मतलब है x की घात x। क्या आप ये जानते हैं कि चारों में घात लगी हुई है? हाँ, अगर चारों में घात लगी है तो सर हमने घात वाला एक सूत्र पढ़ा है। क्या सूत्र पढ़ा है कि अगर मैं x की घात n वाली संख्या का अवकलन निकालता हूं, है ना। सूत्र क्या है कि सर x की घात n वाली संख्या का अवकलन निकालता हूं तो n सामने आकर घात 1 कम हो जाएगी। आपने यही पढ़ा है? हाँ जी, ठीक है ना। देख लो एक बार, क्या इसका अवकलन fx वाले का आप निकाल सकते हो? फटाफट बताओ। तो देखो, इसी सूत्र से अगर मैं fx का अवकलन निकालता हूं तो f डैश x आता है, 10 हो जाएगा, घात सामने आ जाएगी और 1 घात कम हो जाएगी। सूत्र यही है। अगर आप gx का अवकलन निकालते हैं इसी सूत्र से ना, मैं भी ज्यादा कुछ इसमें नहीं बोल रहा, तो सर इसका जो जवाब होना चाहिए वो x गुणा 10 की घात x माइनस 1 हो जाना चाहिए। घात सामने आ जाएगी, 1 घात कम हो जाएगी, है ना। उसके बाद x के बारे में नहीं पता, इसीलिए x में से x माइनस 1 लिख दिया। इसका जवाब 10 और 10 में से 1 घात कम, वो घात सामने आ गई। यही तरीका है ना। क्या आप मेरी बात से पूरी तरह से सहमत है ना। और उसके बाद अगर मैं tx का अवकलन निकालता हूं तो t डैश x जो होगा वो होना चाहिए, सर x सामने आ गया, ये जो घात वाला है, और उसी x में से 1 कम हो गई घात। तो ये तीनों, मतलब ये चारों सही होने चाहिए। लेकिन आप जानकर बड़े खुश होंगे कि इन चारों में सिर्फ पहला वाला जो है वही सत्य है, बाकी गलत है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब मैं इस सूत्र का अप्लाई करता हूं, जब मैं इस सूत्र को पढ़ रहा था और जब मैंने इस सूत्र के बारे में डेरिवेशन पढ़ा था, मतलब हमने पढ़ा था, तब हमने ये बोला था कि n जो है वो एक पूर्णांक है, और इस पूर्णांक को, मतलब आपकी किताब में पूर्णांक लिखा है और धनात्मक पूर्णांक लिखा हुआ है, मतलब कोई एक संख्या होनी चाहिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, और एक बार अगर वो आ गई तो उसको फिर चेंज नहीं कर सकते। क्या यहां पर ये एक धनात्मक पूर्णांक है? अब सवाल के हिसाब से तो अलग अलग चीजें हो सकती है।
ये धनात्मक पूर्णांक है क्या? हाँ है। तो फिर तो x की घात में धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए ना, 10 की घात में थोड़ी ना। तो फिर सर बोलोगे सर ये 10 धनात्मक पूर्णांक है, इसकी घात में भी धनात्मक पूर्णांक, तो एक संख्या होनी चाहिए या एक अचर होनी, एक चर होना चाहिए x की घात में धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे ये x है, इसकी घात में धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसीलिए यहां पर भी ये लगाया नहीं जा सकता। बाकी तो ठीक है, इन दोनों का तो पता नहीं, लेकिन h का जो अवकलन है उसे आप शून्य लिख सकते हो, क्योंकि 10 की घात 10 एक अचर संख्या है, कुछ भी आएगा एक फिक्स नंबर होगा, इसीलिए इसका अवकलन शून्य। बाकी दोनों का कैसे करना है इसके लिए अपन 12वीं कक्षा में बात करेंगे, चिंता की बात नहीं है। डन है क्या? चलिए, तो ये थोड़ा सा एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। हर जगह जहां ऐसा कुछ हो आप पहले वाला सूत्र नहीं लगाएंगे, यहां पर हम लघुगणक अवकलन का प्रयोग करेंगे। इसका तो फॉर्मूला भी आ जाता है, खैर चिंता की बात वो नहीं है। चलिए अगला सवाल है कि यही x की घात -3 गुणा 5 प्लस 3x। तो देखिए हमने इसे ऐसा लिखा कि ये fx है, ठीक है। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं 5 प्लस 3x और x की घात -3 को ऐसा लिख दिया, इसमें तो कोई चिंता की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ओके, अब यहां पर आपने इसे मान लिया कि ये u बटा v तरह का फलन है। किस तरह का? u बटा v तरह का, जहां पर u का मान 5 प्लस 3x है और v का मान x की घात 3 है। तो अगर u का मान 5 प्लस 3x है तो u का अवकलन कितना होगा? 5 का अवकलन 0, 3 का अवकलन कुछ नहीं, x का अवकलन 1, तो 3, और v का अवकलन 3 को बाहर लाए, x की घात 2 कर दी। डन। तो बस मान रखते जाओ यार। इसमें क्या होता है सर? इसमें ऐसा होता है कि यदि कोई फलन u बटा v तरह का है तो इसका जो अवकलन करेंगे उसमें पहले तो u का अवकलन, बाद में v का अवकलन, फिर v का अवकलन u गुणा v का वर्ग। अभी तक जो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं उसमें u को और v को ऐसे ही लिख रहा हूं, है ना। तो बस u का अवकलन मतलब 3, x की घात 3 माइनस 5 प्लस 3x गुणा 3x का वर्ग बटा 3x या x की घात 3 का वर्ग। ऐसे ही है ना कुछ? बस फिनिश यार। तो इसे गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा आसानी से। ये मिलेगा 3x की घात 3 माइनस 15x का वर्ग और प्लस 9x की घात 3 बटा x की घात 6। ऐसे ही कुछ है, इसका वर्ग करोगे तो x की घात 6, 9 और 3 हो गए 12। तो यहां से आपको मिलना चाहिए 12x की घात 3 माइनस 15x का वर्ग बटा x की घात 6। तो यार अगर इसे हल करोगे x की घात 2 बाहर निकाल सकते हो यहां से, और यहां से इससे कटेगा तो यहां पर बचेगा 12x माइनस 15 बटा x की घात 4। और इसे x की घात 4 को जैसा प्रश्न लिखा है वैसे भी लिख सकते हो कि मैं इसे लिख सकता हूं x की घात -4। यहां से आप चाहो तो 3 को बाहर निकाल लो, फिर मिलेगा 3x माइनस 5। फिनिश। डन है क्या? माइनस ही आएगा। हाँ जी, चलो इतना फिनिश। अगर इतना फिनिश तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9 का तीसरा भाग समाप्त। प्रश्न नंबर 9 का चौथा भाग। अब इसे जरूरी नहीं है, देखिए जरूरी नहीं है कि आप जो x की घात 9 यहां लिखा है, x की घात 5 गुणा 3 माइनस 6 x की घात -9, तो वो जो x की घात -9 है उसे 1 बटा x की घात 9 करने की आवश्यकता नहीं है। फिर क्या करेंगे? तो आप इसे ऐसा भी कर सकते हैं कि इसे मान लेते हैं u का मतलब x की घात 5 और v का मतलब 3 माइनस 6 x की घात -9। अब ये जो फलन है वो u गुणा v नाम का फलन है। अपन ने ऐसा बोल दिया कि एक fx है जो u गुणा v नाम का फलन है, u को v में गुणा किया। अगर मैं u को v में गुणा करता हूं तो इसका जो अवकलज है उसमें आपने u का अवकलज किया, v को रहने दिया, फिर v का अवकलज, फिर आपने v को u को रहने दिया और v का अवकलज कर दिया। बस यही करना है।
भाग किसी से नहीं देना है अगर गुणा वाला फलन है तो। ये u को अपन ने v में गुणा करके fx को लेकर आए हैं। अब हमें क्या निकालना है, बस u डैश और v डैश। तो देखो यार, u क्या था, u था x की घात 5, तो इसका अवकलन तो बड़ा सिंपल है, 5 को सामने ले आओ, घात 1 कम कर दो। v क्या था, तो v है, v आया सर 3 माइनस 6 x की घात -9। तो v डैश का जो अवकलन है, 3 का अवकलन तो 0, -6 बाहर, -6 क्यों, क्योंकि वो एक चर के साथ गुणा है, इसलिए उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। -9 x की घात एक और कम करोगे, -9 में तो -10 हो जाएगा, -9 -1, तो यहां से मिलेगा v डैश बराबर 54 x की घात -10। तो आपने जहां जहां जो है वो रखने की कोशिश की और कुछ नहीं किया। तो u डैश मतलब 5x की घात 4, v का मतलब 3 माइनस 6 x की घात -9, u का मतलब x की घात 5 और ये 54 x की घात -10। क्या ये ठीक है? हाँ जी। अब ये चाहो तो सिंपल कर दो, 5 3 15 x की घात 4, ठीक है। 5 को 6 में गुणा किया 30 और इसको गुणा किया तो -5 घात आ जाएगी। देख लो, x की घात -9 में अगर आप x की घात 4 का गुणा करोगे तो एक 4 घात चली जाएगी, 54 और ये -5, तो +54 x की घात -5 है, बिल्कुल 5 है। इनको भी सिंपल कर सकते हैं फिर तो अपन ना, हाँ कर सकते हैं। 54 और -30 मिलाकर 15 x की घात 4 माइनस प्लस 24 x की घात -5। डन है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं, इतना ही है जो भी आंसर है। अब यहाँ से चाहो तो 3 बाहर निकाल लो, सिंपल कर लो, ये कहानी बात की है जो चलती रहेगी, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। डन है, प्रश्न नंबर 9 यहाँ पर समाप्त होता हुआ। चलिए, अच्छा 9 का चौथा भाग समाप्त हुआ है, 5वां सवाल और बाकी है। x की घात -4 और 3 - 4 x की घात -5। अब एक बात बताऊं, 12वीं कक्षा में पहुंचते ही आपको इन्हें इतने लंबे समय में हल नहीं करना है। अब इसे फटाफट हल करना सीखो। फटाफट कैसे, दिमाग में बिठाओ। क्या ये 2 फलनों का गुणा है? बिल्कुल है। अगर 2 फलनों का गुणा है तो मैं पहले फलन का अवकलन कर दूं? बिल्कुल कर दूं। पहले फलन का अवकलन करूं मतलब मैंने क्या किया है, मैं x की घात -4 और 3 - 4, सुनना ध्यान से क्या क्या होगा अभी, 3 - 4 x की घात -5, इस पूरे फलन का अवकलन करने जा रहा हूं एक लाइन में, है ना, क्योंकि हमें आगे इसी की प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले इसे u और इसे v अपने दिमाग में मान लो, ये पहला फलन है। किसी भी फलन का अवकलन करना है तो उसकी जो घात है वो सामने लिख दो और घात एक और कम कर दो। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? -4 सामने और x की घात -4 में एक और घात कम हो गई। सूत्र इस तरह के सवालों में यही लगने वाला है। अगर x की कोई घात है तो वो घात सामने आकर घात 1 कम हो जाएगी, बाकी जो जैसा है वो लिखा रहेगा, बिल्कुल लिखा रहेगा। 3 - 4 x की घात -5 प्लस क्या, प्लस ऐसा है कि पहले वाले का अवकलन किया था, ठीक है, दूसरे वाले को, पहले वाले को अब ऐसे ही लिख दो, दूसरे वाले का अवकलन करें, बिल्कुल कर लेते हैं। 3 का अवकलन 0, ये -4 है और इसके आगे x की घात -5 की वजह से -5 सामने आएगा और घात में -5 के साथ एक और कम हो जाएगा। डन, तो ये हो गई -6 बस। तो आपका जवाब मिलेगा -12 x की घात -5, 4 चौक 16, x की घात -5 -5 मिलाकर -10 और यहां पर 4 पंजे 20 और x की घात -10, -4 और -6 मिलकर तो 16 और 20 हो गए 36। सो -12 x की घात -5 प्लस 36 x की घात -10। वही मतलब अब थोड़ी सी प्रैक्टिस इस चीज की कर लीजिए आप लोग। बहुत सारे सवाल अपन एक ही तरीके कर चुके हैं और मतलब आगे ना आपको कक्षा 12वीं में, हाँ ऐसे सवालों में आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ सकता है, मैं मान सकता हूँ। चलिए, तो यहाँ पर है ऐसा ऐसा कुछ और वैसा वैसा कुछ।
आप देखिए दो फलन है, पहला फलन है 2 माइनस एक्स प्लस 2 बटा एक्स प्लस 1 माइनस एक्स का वर्ग बटा 3x माइनस 1। पहला फलन दूसरे फलन में घट रहा है, मतलब fx माइनस gx जैसा है, और fx के अंदर भी u बटा v तरह का फलन है। अगर आप इसे fx मानते हैं तो ये u बटा v, इसे gx मानते हैं तो भी ये u बटा v, मतलब fx और gx दो फलनों के भाग के रूप में भी लिखे हुए हैं। तो पहली बात तो इसे थोड़ा सरल कर लो, अगर हो जाए तो बहुत बेटर है। सबसे पहले मान लेते हैं कि ये जो फलन है वो fx है ना, बिना इसे fx माने अपन हल नहीं कर सकते। 2 बटा एक्स प्लस 1 माइनस एक्स का वर्ग 3x माइनस 1, इतना ठीक है क्या? अब अपने लघुत्तम लिया इसका, तो ये 2 यहां 3x माइनस 1 के साथ गुणा है माइनस एक्स का वर्ग x प्लस 1 के साथ गुणा है और उसके बाद x प्लस 1 3x माइनस 1 के साथ गुणा है। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट fx। 3 का x में 3 का 2 में गुणा किया तो 6x माइनस 2 माइनस एक्स की घात 3 माइनस एक्स का वर्ग, और इन दोनों का भी आपस में गुणा कर दो, ये मिला 3x का वर्ग प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 1। तो अगर मैं इस fx के बारे में यहां बात करता हूं तो सुनना क्या होगा, x की घात माइनस 3 माइनस एक्स की घात 2 6x माइनस 2। तो ये तो ऐसा है माइनस एक्स की घात माइनस 3 माइनस एक्स का वर्ग, ठीक है, प्लस 6x माइनस 2 और यहां से 3x का वर्ग प्लस 2x माइनस 1, है ना। इन दोनों को सरल करके लिखेंगे तो ऐसे ही मिलेगा, ठीक है क्या? सरल करने पर तो ये और कठिन हो गया, लग रहा है कि ऐसे ही। देखो सरल करने पर ये कठिन नहीं हुआ, ये fx बटा gx रूप का आ चुका है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि fx बटा gx में जब मैं इसका अवकलन करूंगा तो x की घात 3 की वजह से x की घात 2 अवकलन में आ जाएगा, और ये u है u डैश, उसके साथ v का गुणा करना पड़ेगा। तो एक लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है, उससे बचें मतलब इस सवाल को इस तरह से हल कर सकते हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम इसे ऐसे हल ना करें, क्यों? क्योंकि ये बहुत लंबा कैलकुलेशन देगा। यहां आके हमें यह पता चला कि जब हम इस फलन को सरल कर रहे थे तो इन दोनों की वजह से ऊपर जो फलन बना वो 3 घात का बहुपद है, नीचे 2 घात का बहुपद है। 3 घात के बहुपद का अवकलन करने पर 2 घात का बहुपद मिलता है, 2 घात के बहुपद का अवकलन करने पर 1 घात का बहुपद मिलता है। तो इसका अवकलन करेंगे तो 2 घात का बहुपद, इसका अवकलन करेंगे तो 1 घात का बहुपद, और आपस में इनको कहीं ना कहीं गुणा भी करना है। तो 3 घात का बहुपद या 2 घात के बहुपद में 2 घात का बहुपद का गुणा करना एक कॉम्प्लिकेटेड चीज हो जाएगी। इसलिए हम फिर से वहां जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। सुनना ध्यान से। आप क्या कीजिए, इसे fx प्लस gx, या ऐसा मान लीजिए कि हमने कहा कि एक फलन है fx, है ना। देखना ये थोड़ा सिंपल लगेगा आपको, जो कि gx माइनस hx है। इससे कोई समस्या नहीं है। अगर मैं f का डैश निकालना चाहता हूं तो मैं g का डैश निकाल लूं, उसमें से h का डैश घटा दूं, मतलब h का अवकलन घटा दूं। तो f का अवकलन बराबर g का अवकलन माइनस h का अवकलन, इतना भी ठीक है। अब अगर मैं g का अवकलन निकालता हूं तो देखो g डैश x 2 बटा x प्लस 1, इसे भी अपन थोड़ा फास्ट करेंगे। अगर आप u बटा v का अवकलन चाहते हो तो u बटा v का अवकलन बड़ा सिंपल है, अपन देख चुके हैं इस चीज को कई बार। सर अगर कोई फलन u बटा v है तो इसके अवकलन में आप पहले u का अवकलन कर दीजिए, v को रहने दीजिए माइनस u को रहने दीजिए, v का अवकलन बटा v का वर्ग। तो यहां पर u का मतलब 2, v का मतलब x प्लस 1, तो g डैश x 2 का अवकलन 0, तो u अगर 2 है तो 2 का अवकलन तो 0, v का मतलब x प्लस 1 माइनस u की जगह 2, x प्लस 1 में x का अवकलन 1 और बाकी का अवकलन 0, और यहां पर x प्लस 1 का वर्ग। तो
तो यहां से चीजें जो है वो कुछ ऐसी मिल रही है कि -2 बटा x + 1 का वर्ग। अब यार पता है ये चीज आप एक लाइन में निकाल सकते हो, लेकिन इसमें बहुत कुछ छोटे मोटे फंडे हैं जिनको आपको देखना है आने वाले समय में। मतलब सारे चीज अपन कक्षा 11वीं में नहीं बता सकते, पढ़ भी नहीं सकते, इसलिए 12वीं में भी इसको अलग से दिया हुआ है। अगर मैं hx के बारे में बात करता हूं तो hx कैसा दिया हुआ है? hx दिया हुआ है x का वर्ग बटा 3x - 1। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, ऊपर वाले फलन का अवकलन, x के वर्ग का अवकलन 2x, 3x - 1 को जैसा है वैसा लिखो, माइनस, फिर x के वर्ग को रहने दो और 3x का अवकलन 3 और 1 का अवकलन 0, और ये 3x - 1 का वर्ग है ना। तो देखो 3 दूनी 6x का वर्ग माइनस 3x का वर्ग, तो ये मिलेगा 3x का वर्ग माइनस 2x बटा 3x - 1 का वर्ग। देख लो फटाफट। तो बस आपने निकाला f डैश x का मतलब है जहां जहां gx वहां वहां -2 बटा x + 1 का वर्ग लिख दो, माइनस यहां पर 3x का वर्ग माइनस 2x बटा 3x - 1 का वर्ग लिख दो। अब इसे सरल करना हो तो करो, नहीं करना हो तो अगर यहां तक भी लिख दोगे तो भी आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। डन है। तो बस इस तरह से हमें सवाल में अप्रोच भी करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10। देखिए त्रिकोणमितीय फलन में हमने साइन, कॉस और टेन के अवकलज देखे थे। अब आपसे बोला जा रहा है, मतलब आपको उदाहरण में मैंने साइन और टेन के अवकलन हल कराए थे, निकालना सिखाया था कि साइन एक्स का अवकलन क्या होता है और टेन एक्स का अवकलन क्या होता है ना। साइन एक्स का होता है कॉस एक्स और टेन का होता है सेक का वर्ग एक्स। अब अगर हमें कॉस का अवकलन निकालना हो तो क्या करेंगे, और प्रथम सिद्धांत से निकाल के देखना है। क्या ये बात ठीक है? चलो तो मान लेते हैं fx बराबर cos x है, और अगर आपको किसी भी फलन का f डैश x निकालना है तो वो बड़ा सिंपल होता है प्रथम सिद्धांत से। लिमिट h जाए 0 के आसपास f x + h माइनस fx बटा h, ऐसे ही है ना। तो अगर मैं यहां पर इसे लिखने की कोशिश करूं, f डैश x बराबर लिमिट h जाए 0 के आसपास x + h, मतलब cos x + h माइनस cos x बटा h। अब आपको cos a + b का सूत्र पता होना चाहिए। क्या होता है सर ये? नहीं पता तो कोई बात नहीं, पर मतलब याद रख लो ये सारे सूत्र त्रिकोणमिति वाले। cos a - b होता है cos a cos b। जब cos आता है ना तो दोनों cos माइनस sin a sin b। तो अब जैसे cos में प्लस आता है ना जब यहां पर, तब यहां माइनस आता है। अगर यहां माइनस है तो यहां प्लस आ जाएगा और कुछ परिवर्तन नहीं होगा। तो उसी तरह से cos x + h के बारे में अगर आपको बात की जाए तो ये ऐसा है कुछ, लिमिट cos x cos h माइनस sin x sin h। सुनना मेरी बात को ध्यान से, माइनस cos x भाग दे दो h से, है ना। तो जैसा कि हमने वहां अप्रोच लगाई थी, अप्रोच ये लगाई थी कि जब h 0 के आसपास जाएगा तो cos h 1 के आसपास होगा, क्योंकि cos 0 1 होता है। तो जब h 0 के आसपास तो cos h 1 के आसपास, तो 1 गुणा cos x में से cos x गए तो कुछ नहीं बचे। तो अल्टीमेटली f डैश x बराबर लिमिट h गया 0 के आसपास माइनस साइन x माइनस साइन h बटा h बता हुआ है कितना, माइनस साइन x, और ये साइन h बटा h को मैंने साथ साथ लिख दिया कि आइए आपका स्वागत है। क्यों?
क्योंकि h 0 पर जा रहा है वो x को परेशान नहीं कर सकता। अगर h 0 पर जा रहा है तो साइन h बटा h कितना हो जाता है 1। तो कहना इसे कि f डैश x इस केस में माइनस साइन x होता है। हाँ जी सर, बस और कुछ नहीं। तो यहां पर इन तीन सूत्रों को एक बार फिर से लिख लो, क्योंकि आने वाले सवालों में इनकी जरूरत पड़ने वाली है। मैं एक टेबल बना देता हूं। अगर ये fx है और इस टेबल को अपन आगे भी कंटिन्यू कर रहे हैं, ये f डैश x है। अगर 1 बाय 1 बात करें तो 6 त्रिकोणमितीय फलन आपके पास है ना। पहला है साइन x, और साइन x का अवकलन मिलेगा cos x। अपन ने देखा, याद कर लिया है, cos x का अवकलन माइनस साइन x, ये भी अपन ने याद कर लिया है। और तीसरा tan x का अवकलन sec का वर्ग x होता है, ये भी आपने याद कर लिया था, है ना। चलिए, और मैंने आपको कल पिछले मतलब एक होमवर्क दिया था कि सर हम cot के वर्ग या cot x का अवकलन कैसे निकालेंगे। ठीक, ये चीज तो पता है हमें। चलिए कोई बात नहीं, अगर ये पता है तो बात करते हैं आगे। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित फलनों के अवकलज ज्ञात कीजिए। अब यहां आपको एक तो मैं नॉर्मल विधि बताऊंगा, दूसरी एक स्पेशल विधि बताऊंगा। उसके लिए एक स्पेशल कॉन्सेप्ट की आवश्यकता पड़ेगी जो कि अपन डिस्कस करेंगे। तो पहली विधि नंबर 1, क्या कहती है ये। और त्रिकोणमितीय फलन में एक बढ़िया सी बात आपको ऑब्जर्व करने को और भी मिलेगी, वो देखो क्या होगी। मान लेते हैं ये fx है और ये क्या है सर, sin x गुणा cos x है। तो अगर मैं sin x को u मानता हूं, मतलब मैं गुणा का नियम यहां लगाने जा रहा हूं। cos x को v मानता हूं, है ना। क्या मानता हूं, v मानता हूं cos x को। ठीक है, तो अगर आपके सामने fx अगर u गुणा v प्रवृत्ति का है तो f डैश x कितना होगा। तो ये सिंपल होगा सर, हमने u का अवकलन करेंगे, v को रहने देंगे, फिर u को रहने देंगे, v का अवकलन करके जोड़ देंगे। अब इसी कहानी के आधार पर सोचने की कोशिश करो, f डैश x क्या होगा। u का अवकलन किया तो sin x, कोई परेशानी की बात नहीं है, मतलब u का अवकलन तो cos x आ जाएगा। u डैश ना, तो चूंकि u साइन x है तो u का अवकलन साइन का अवकलन cos x। v को जैसा है वैसा लिख दो तो ये मिलेगा cos x, प्लस u जैसा था वैसा लिख दो तो sin x, लिख दिया sin x। क्या मैं सही हूं? अगर मैं सही हूं तो हाँ ठीक है। और उसके बाद v डैश में, अच्छा थोड़ा सा हमने मिस्टेक, हाँ ठीक है, cos का अवकलन माइनस साइन x, तो ये मिलेगा माइनस साइन x। देख लो मैंने क्या किया, u साइन का अवकलन cos और cos का अवकलन माइनस साइन, तो ये तो मिला cos का वर्ग माइनस साइन का वर्ग। तो f डैश x कितना मिला, f डैश x मिला cos का वर्ग माइनस साइन का वर्ग। ये जवाब यहां तक पूरी तरह से सही है। ठीक है, ठीक है। cos के वर्ग माइनस साइन के वर्ग को आप cos 2x भी लिख सकते हैं, इसलिए f डैश x जो है वो cos 2x भी लिखा जा सकता है। ये भी ठीक है, ठीक है। अब छोटी सी बात समझने की कोशिश करना, ये विधि नंबर 1 है, इसमें हमें कोई परेशानी नहीं है। हम बात करेंगे सेकंड मेथड की। सेकंड मेथड थोड़ी सरल है, इससे देखना कैसे करेंगे। यहां पर बात थोड़ी अलग होगी और आपको समझना भी पड़ेगा। विधि नंबर 2 एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को जरूर समझ लेना। विधि नंबर 2 है कि अगर मान लीजिए आपका कोई फलन है y बराबर f(x), है ना, एक मतलब जैसे y बराबर साइन x है, y बराबर cos x है, ऐसा। तो अगर आप इसका dy बटा dx निकालते हैं तो ये हमें मिलता है f डैश x। कोई चिंता की बात कुछ नहीं। अगर प्रश्न में y में x की जगह मान लीजिए कोई k नाम का संख्या गुणा हो, जहां k एक वास्तविक संख्या है, क्या हो, कोई k नाम की संख्या गुणा हो, तो इस केस में dy बटा dx जो है
वो तो होगा वही, मतलब आपने क्या किया, इसे एफ डैश लिख दिया, जहां जहां एक्स था वहां वहां के एक्स रहने दिया। मैं इस सवाल को हल करेंगे तो समझ में आ जाएगा, और इस के को बाहर ले आए, ये आपका आंसर होगा। अब इसका यहां क्या एप्लीकेशन है बताता हूं, फटाफट इतना नोट करो। तो देखो यार, ये तो ना, जैसे अब विधि नंबर 2 में मैं जो एफ एक्स लिखा है, साइन एक्स गुणा कॉस एक्स है, तो साइन एक्स गुणा कॉस एक्स को मैं ऊपर और नीचे 2 से गुणा और भाग कर देता हूं, मतलब ऐसा ऐसा कुछ। अब 2 साइन एक्स कॉस एक्स, साइन 2x हुआ करता था अगर आपको याद हो तो। आपको पता है कि 2 साइन 2x का एक प्यारा सा सूत्र था 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो अगर अपन इसके बारे में बात करें सीधा सीधा, तो ये जो एफ एक्स है वो अभी सरल होकर साइन 2x बटा 2 है। अब इसका अगर अवकलन निकालोगे तो जैसे, मतलब अब देखो, मतलब ये जो फंडा है ये समझने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, इसे इस फंडे को आराम से दिमाग में बैठा लेने की आवश्यकता, रटने की आवश्यकता है। जो हर में 2 है वो 1 बटा 2 है वास्तव में, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, 2x को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, तो साइन की जगह तो लिख दो कॉस। अब जहां 2x था वहां 2x है, तो यहां पर भी आपको 2x लिख देना चाहिए, मतलब अगर साइन 2x है तो कॉस 2x। लेकिन जो नंबर यहां x के आगे गुणा था उसे सामने एक बार फिर से लिख दो, मतलब ये जो 2 यहां गुणा था इसे अपन ने यहां पर भी लिख दिया, 2 से 2 कट गए, जवाब आया cos 2x। और यही आपका वो जवाब है जो कि आपने पहले निकाला था, एंड आई थिंक इट्स द सिंपल मेथड। दोनों आंसर, दोनों चीजों में जो आंसर है वो सेम है, तो विधि अलग अलग है, आंसर तो सेम आएगा। तो ये तो पहला तरीका है, मतलब ये छोटे छोटे तरीके हैं। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। दूसरा है sec x, तो हमसे सीधा सीधा फॉर्मूला पूछा यार कि sec x का अवकलन क्या होगा, क्यों, क्योंकि हमने साइन कॉस और टेन का तो निकाल लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव द फॉर्मूला फॉर sec x। क्वेश्चन नंबर 4 पर जो आपको चीज मिली है, चौथा जो फॉर्मूला मिलेगा वो sec x का डेरिवेशन मिलेगा। ये कब मिलेगा, जब हम इसका हल करेंगे। तो अपन ने माना एक fx है जिसका नाम sec x है, ठीक है। अगर ये fx है जिसका नाम sec x है, तो इस sec x को मैं 1 बटा cos x भी लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे sec x का तो अवकलज नहीं पता लेकिन cos x का अवकलज पता है। और अगर ऐसा लिखा जाए तो मैं इसे u बटा v तरह का भी मान सकता हूं, ठीक है। क्या मान सकता हूं कि मान लेते हैं u 1 है और v जो है वो cos x है। u तो 1 है, हाँ जी, और v का मतलब cos x होगा इस सवाल में, बिल्कुल होगा। तो अगर आप u का अवकलन निकालेंगे वो तो 0 आएगा, लेकिन जब आप v का अवकलन निकालेंगे तो माइनस साइन x आएगा, u बटा v, है ना। क्या है ये सर, ये u बटा v तरह का अवकलन है। ये तरह का आपने यहां लिख दिया कि इस तरह का अवकलन है। अब अगर ये इस तरह का अवकलन है तो अवकलन करने के लिए क्या करते हैं सर, u बटा v तरह के अवकलन का। तो अगर ये u बटा v तरह का अवकलन है तो मुझे पता है कि जब कोई फलन दूसरे फलन के साथ भाग जाता है तो u डैश माइनस v और uv डैश बटा v का वर्ग। तो u डैश मतलब ये जो fx है, u डैश मतलब इसका डैश, 1 का डैश, 1 का डैश तो 0 आया, मतलब ये तो 0 गुणा v जैसा है वैसा लिख दो, तो v का मतलब cos x माइनस u जैसा है वैसा, तो u का मतलब 1 cos x का अवकलन sin x माइनस चिन्ह के साथ बटा cos का वर्ग, नीचे वाले का वर्ग करना होता है। तो देखो यार, ये गया -1 गुणा माइनस साइन x बटा कॉस का वर्ग x। यही आंसर है, ऐसे याद रखना है नहीं, दूसरे तरीके से याद रखना है। कैसे, देखो ऐसे, इस f डैश x को, ये f डैश x है ना, f डैश x को साइन x बटा कॉस x गुणा 1 बटा कॉस x लिख सकते हैं। ये कॉस को अलग अलग लिख दिया, साइन बटा कॉस 10 और कॉस x का मतलब सेक, तो यहां से मिलता है 10x गुणा सेक x
और इससे याद रखना थोड़ा सरल होता है। तो भाई साहब cos x का अवकलन sec x गुणा tan x या sec x tan x, tan x sec x, जो लिखना चाहो। अमूमन तौर पर पहले sec को लिखा जाता है, तो ये मिलता है sec x गुणा tan x। बात तो सेम है, tan x गुणा sec x को। अब याद क्यों रखा? क्योंकि tan के अंदर sec का वर्ग है, sec के अंदर sec और tan है। दैट्स इट, सिंपल। ठीक है, तो ये चौथे तरह का फॉर्मूला था जो हमने यहाँ डिराइव किया। इस टेबल को याद रखते जाना, बनाते जाना, पूरी मेंटेन करते जाना, और आखिरी में आपको इसके सारी चीज़ें याद भी करनी है। ये दूसरा प्रश्न था जो प्रश्न नंबर 11 का भाग था, जिसमें आपसे एक फॉर्मूला डिराइव कराया है। अब अगर बात करते हैं तो यहां मिलता है 5 sec x 4 cos x, तो कुछ नहीं, ये fx है जिसका मतलब 5 sec x है प्लस 4 cos x है। जवाब आप लोग तुरंत दे देंगे। क्यों दे देंगे? क्योंकि अगर इसका अवकलन निकालेंगे तो 5 का तो कुछ नहीं होगा, sec का अवकलन sec x tan x, अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा ना, प्लस 4 का कुछ नहीं होगा, cos का अवकलन माइनस साइन x। फिनिश। देख लो, sec का अवकलन sec x tan x, cos का अवकलन माइनस साइन x। ये 4 और 5 चूंकि sec और tan के आगे गुणा थे, या sec और साइन के आगे गुणा थे, cos के आगे गुणा थे, इसलिए इनका कुछ नहीं हुआ। तो f डैश x बराबर 5 sec x tan x माइनस 4 साइन x, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। डन, फिनिश, फिनिश। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आता है कोसेक x के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो हमने बोला कि कोसेक x के बारे में भी हमारा कोई भयंकर ख्याल नहीं है, क्योंकि कोसेक x को अगर मैं fx मानता हूं तो इसे मैं 1/sin भी लिख सकता हूं। और जब मैं 1/sin लिखता हूं तो मेरी बात समझने की कोशिश करना, ये फिर से u/v है। u/v है, मतलब अगर इसका अवकलन निकाला जाएगा तो पहले ऊपर वाले का अवकलन, है ना, देख लो ध्यान से, u/v का अवकलन याद रख लो यार, u का अवकलन गुणा v माइनस u को छोड़ के v का अवकलन बटा v का वर्ग, है ना। u का अवकलन मतलब 1 का अवकलन 0 गुणा v मतलब sin x, माइनस u को जैसा लिखा है वैसा मान लेते हैं, मतलब u को 1 मान लेते हैं, तो 1 ही था। sin का अवकलन cos, और यहां पर साइन का वर्ग। तो भाई साहब ये तो बचा माइनस cos x बटा साइन का वर्ग x। तो f डैश x जो है माइनस cos x साइन x, साथ में 1/sin x। तो माइनस cos x बटा साइन x का मतलब cot x, और 1/sin x का मतलब कोसेक x। सो अगेन, अगर मैं कोसेक x का अवकलन निकालूंगा तो माइनस कोसेक x cot x। तो पांचवा जो सूत्र है वो मिलेगा कोसेक x का अवकलन, ये मिलता है माइनस कोसेक x cot x। और आखिरी जो फॉर्मूला है, छठा फॉर्मूला, जरूरत पड़ेगी तो निकाल लेंगे, सवाल में कहीं आएगा, cot x का अवकलन तो माइनस कोसेक का वर्ग। अब इसे तो आप खुद भी निकाल सकते हैं, cot x को मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि इसे अपन cos x बटा sin x लिख सकते हैं, बस इतनी सी बात है। तो ये 6 त्रिकोणमितीय फलनों के, यहां अनुपात शब्द का प्रयोग मत करना, त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन है। डन है। चलिए, प्रश्न नंबर 11 का चौथा भाग भी समाप्त हुआ। तो 3 cot x प्लस 5 कोसेक x के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो सिंपल सी बात है, इसका अवकलन निकालेंगे। अगर ये fx है जिसका मान है 3 cot x प्लस 5 कोसेक x। अब हमें हर जगह ना प्रथम सिद्धांत लगाने की आवश्यकता नहीं, जब तक कि सवाल में बोला ना जाए। तो f डैश x बराबर 3 cot का अवकलन, देखो फटाफट, cot का माइनस कोसेक का वर्ग, तो माइनस कोसेक का वर्ग, ठीक है, प्लस 5 कोसेक का अवकलन माइनस कोसेक कॉट, तो माइनस सो अल्टीमेटली f डैश x जो है वो मिलता है -3, या माइनस साइन बाहर निकाल लो, ठीक है, कोसेक भी बाहर निकाल सकते हो एक यहां से, तो ये मिलेगा 3 कोसेक प्लस 5 कॉट।
ऐसा कुछ, मतलब कोसेक कोसेक बाहर निकाल लिया यहां से और माइनस साइन के साथ। प्रश्न नंबर 11 का 5वां भाग भी यहां पर समाप्त होता हुआ। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 5वां नहीं, वो तीसरा भाग था, छठा भाग था, सॉरी 5वां भाग था। छठा भाग ये है कि 5 sin x माइनस 6 cos x प्लस 7। तो अब ऐसे सवालों को आप तुरंत अपने अंगूठे पर हल करो, उंगली पर भी नहीं, काय पे, अंगूठे पे हल करते हैं। 5 sin x कहते हैं ना उंगली पे हल करते हैं, हम अंगूठे पे भी हल कर सकते हैं। cos x प्लस 7। तो अगर मैं f डैश x निकालता हूं तो 5 साइन का अवकलन cos माइनस cos का अवकलन माइनस साइन। 7 एक अचर संख्या है, उसके साथ में कोई है नहीं, इसलिए वो शून्य। तो ये मिला 5 cos x प्लस 6 sin x। फिनिश। मतलब अगर आपको एक बार सूत्र याद करा दिए जाए तो उसके बाद इन सवालों में, ऐसे सवालों में अवकलन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, उन्होंने वो देख भी चुके हैं। 2 tan x माइनस 7 sec x है ना। तो अगर इसे fx की जगह y भी लिख सकते हो ना, आपको किताबों में ये y भी लिखा मिला जा सकता है। कुछ भी कहो, डैश कहो, dy बटा dx कहो, सबका जो मतलब है वो सेम है, dy बटा dx। तो 2 10 का अवकलन sec, तो 2 sec का वर्ग माइनस 7 sec का अवकलन sec x tan x। फिनिश। डन। चलो, तो अगर आप मैग्नेट ब्रेन्स के इन वीडियोस को YouTube पर देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर से भी इन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, आपको मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल साइट पर जाना होगा, वहाँ www मतलब गूगल पर जाकर www.magnetbrains.com लिखिए और उसके बाद वहाँ पर आपको CBSE हिंदी माध्यम दिखेगा। सिलेक्ट कीजिए, उसमें कक्षा 11वीं अगर आप पढ़ना चाहते हो तो 11वीं, 12वीं पढ़ना चाहते हैं तो 12वीं। जो विषय है उस पर क्लिक कीजिए, आपको विषयवार जो उस किताब में पढ़ाया जा रहा है वो लिखा रहेगा। साथ ही साथ यहाँ बहुत सारी चीज़ें मतलब बहुत सारे अध्याय लिखे रहेंगे। किसी भी एक अध्याय पे क्लिक किया तो आपको सीधा यहाँ से उस अध्याय में जितने टॉपिक हैं उन सभी के बारे में जानकारी मिल जाएगी, कि जिस भी टॉपिक पे क्लिक किया उसका वीडियो ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। बाकी आपको पता ही है कि कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी विद्यार्थियों की ऑनलाइन स्कूली शिक्षा पूरी तरह मुफ्त पढ़ाता है। इसके लिए किसी व्यक्ति को कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं है, ना ही आपसे ये कोई बोलने वाला है कि आप 2, 3, 4 वीडियो रिकॉर्ड करने या देखने के बाद इतनी फीस दीजिए। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को, इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ वीडियो और चैनल को शेयर ज़रूर करना है। मिलते हैं आप सभी से अगली कक्षा में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।